Today we are going to study about chapter number 7, which is the tertiary and quaternary activities. Geography book का chapter number 7. इससे पहले chapter number 5th and 6th में हमने देखा था कि primary activities क्या होती हैं and secondary activities क्या होती हैं. इन दो को हमने समझा था. एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे कंसेप्ट्स को. इंसान हम ह्यूमंस कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. वो एक्टिविटीज़ जिनसे हम कुछ कमा सकते हैं, वी प्रोड्यूस समथिंग. इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में प्राइमरीली डिवाइड किया गया था शुरुआत में. अब तो ये 5 हो चुकी हैं और आने वाले समय में ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो फर्स्ट वन वॉज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंड वॉज सेकेंडरी एंड थर्ड वॉज टर्शरी. इसके अलावा है क्वॉटरनरी और एक और है, वो है क्यूनरी एक्टिविटीज़. इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वॉटरनरी एंड क्यूनरी. अभी पहले इन तीनों को देखते हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर बेसिकली था द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर. हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे नेचर से जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़. अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, देन इट इज़ एग्रीकल्चर. हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेचर में लैंड है, उस लैंड से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस लैंड की जो उपजाऊ शक्ति है, उसकी जो फर्टिलिटी, हम उसका यूज़ करके जो हमारे ग्रेन्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वीट बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में अगर देखें, प्राइमरी एक्टिविटी से मिले रिसोर्सेज को जब हम प्रोसेस करके कुछ उसका मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं, उससे कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो किस में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में. फॉर एग्जाम्पल हमें अर्थ से मिलता है आयरन ओर. आयरन ओर मिला, इससे हमने बनाया स्टील और इस स्टील को हमने प्रोसेस किया और इससे हमने कार्स को मैन्युफैक्चर करा, तो प्रोडक्शन ऑफ कार्स आएगा सेकेंडरी एक्टिविटी में. आयरन ओर को बाहर निकालना लैंड से, ठीक है, ये किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में, विच इज द माइनिंग. वो माइनिंग में. टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें या टर्शरी एक्टिविटी की अगर बात करें, इट इज द सर्विसेज. ठीक है, टर्शरी में क्या आता है, सर्विसेज. अब देखते हैं कि ये है क्या, हम जिन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. अगर बात करें प्राइमरी एक्टिविटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, इट इज द रॉ मटेरियल जो हम जमीन से निकाल रहे हैं, या फिर हम नेचर बोल सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्राइमरी एक्टिविटी का नेचर है. सेकेंडरी एक्टिविटी का जो मेन कंपोनेंट है, इट इज द मशीन्स और द फैक्ट्रीज. वो है मशीन्स या फिर फैक्ट्रीज, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चल सकता ना. वैसे ही टर्शरी सेक्टर का जो मेन कंपोनेंट है, वो है लोग. अब सर्विस सेक्टर की अगर बात करें, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल से अच्छे से आएगा. कोई भी एक लॉयर है, ठीक है, आपके लैंड है और उस लैंड पे डिस्प्यूट हो गया है या उस लैंड पे कोई झगड़ा हो गया है, ठीक है. अब आप उस लैंड को कोर्ट में लेके जाएंगे, उस झगड़े को, और वहां पे अपनी हेल्प या अपनी सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, लॉयर प्रोवाइड करेगा. तो इस लॉयर जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये आता है सर्विस इंडस्ट्री में या टर्शरी सेक्टर में. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये लॉयर हुआ. तो दैट्स व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ए टर्शरी सेक्टर इज द मैन पावर. उसमें काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑफ कोर्स ये हर चीज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैन पीपल आर प्रेजेंट एवरीवेयर, बट यहां पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है. लेट्स मूव अहेड. अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और डेवलपमेंट की. अभी हमने जो ऊपर देखा वो थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलपमेंट से कैसे रिलेशन में है, जो विकास है उससे कैसे रिलेशन में है, फिर से एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एक कंट्री ए है, आज वो किस डेवलपमेंट की स्टेज पे है, उसमें कितना विकास हो रखा है, वो स्टेज नंबर 1 पे है. फाइन. तो कंट्री ए के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, ये ज्यादातर काम करेंगे ये लोग प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर. या तो ये लोग एग्रीकल्चर में व्यस्त होंगे, या ये माइनिंग में होंगे, या फिशिंग में होंगे, या ये किसी भी एक्टिविटी में हो सकते हैं. द पॉइंट इज कि डेवलपमेंट की अगर स्टेज 1 है किसी भी कंट्री की, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज में रिलाई करेंगे या डिपेंड करेंगे.
सेकंड स्टेज पे जब कोई कंट्री होगी तो उसमें ज्यादातर लोग, द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस सेकेंडरी एक्टिविटीज। ज्यादा से ज्यादा लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे। वैसे ही अगर कंट्री कोई ज्यादा हाईली डेवलप्ड है, कोई भी कंट्री ज्यादा अगर डेवलप्ड है तो उसकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटीज या सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करेगी। फाइन। तो अब हमें यह पता चल गया कि what is the relation between economic activities and development. If any country is in stage 1 development, majority of population will be working in the primary activities. ऐसा नहीं है कि स्टेज 3 वाली कंट्रीज के लोग प्राइमरी में काम ही नहीं करते हैं, बट द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट मींस अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन इसमें काम करेगी, 20 इसमें काम करेगी और 10 इसमें काम करेगी, 20 इसमें या 10 इसमें, जो भी केस बनता है। फाइन। सो ऐसे डिवीजन होता है। अब देखते हैं टर्शरी एक्टिविटीज है क्या। अब हमें एक तौर पर यह समझ में आ गया कि व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटीज। नाउ इस टर्शरी एक्टिविटीज के दो सबसे ज्यादा बड़े कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट इज एक्सचेंज। अब ये देख लेते हैं दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एक्सचेंज। लेकिन भाई अभी तो आपने बात की थी कि जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहां पर हो रही है? सेकेंडरी एक्टिविटीज में। तो टर्शरी एक्टिविटीज में हम प्रोडक्शन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर जिस प्रोडक्शन की बात हो रही थी, इट वाज द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। क्या प्रोड्यूस हो रहे थे वहां पे? टेंजिबल गुड्स। अब टेंजिबल का मतलब क्या है? टेंजिबल वो गुड्स होते हैं, वो सामान होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, वी कैन टच देम। मान लीजिए कोई कार बन रही है, हम इस कार को छू सकते हैं। कोई भी मशीन बन रही है, कोई भी टॉय बन रहा है, हम इन सबको टच कर सकते हैं। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है? टेंजिबल गुड्स की। टर्शरी एक्टिविटीज के भी अंदर प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन हो रही है सर्विसेज की। किसकी प्रोडक्शन हो रही है? सर्विसेज की। तो प्रोडक्शन का मतलब है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड मींस दैट आर यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज की जाती है? बाय द कंज्यूमर्स। ठीक है, जो उपभोक्ता हैं उनके द्वारा वो यूज की जाती है। तो टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर अब चाहे वो कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई लॉयर हो, फाइन, या फिर वो कोई टीचर हो, ये सभी अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, एक टीचर पढ़ाता है, लॉयर लॉ की सजेशन देता है, डॉक्टर आपके हेल्थ केयर के बारे में बताता है। तो ये सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और इन सर्विसेज को कौन यूज करता है? इन सर्विसेज को यूज करते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स इन सर्विसेज के बदले इन लोगों को एक फी देते हैं। ठीक है, पैसे देते हैं, जिससे पूरा का पूरा सर्कल चलता है। ठीक है, सो प्रोडक्शन इज मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। एक्सचेंज की अगर बात करें, टर्शरी एक्टिविटीज में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंसेस, वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो डिस्टेंस को ओवरकम करने में या पूरा करने के लिए यूज होती है। अब मान लीजिए ये दो, दीज आर टू फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर। अब इनके डिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है? सोच के देखिए। द फर्स्ट वन इज दे कैन टॉक ऑन मोबाइल, ये फोन पे बात करके अपने विचारों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूरी का पता ही नहीं चलेगा। दे कैन इवन वीडियो कॉल ईच अदर, एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। सेकंड, ये एक दूसरे के पास किसी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करके जा सकते हैं, किसी भी व्हीकल का यूज करके एक दूसरे के पास जा सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी खत्म कैसे होगी? मान लीजिए इसके पास कोई सामान है, वो ये सामान इसको बेचता है और ये अपना सामान इसको बेचता है किसी भी जरिए से, तो एक प्रकार से इनकी फिर से दूरी खत्म होगी। तो ये किन फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, जो इसने बाय किया और इसने सेल किया। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। हमने इनके बारे में बात करी और यहां बात करी हमने सर्विसेज के बारे में। सो टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर अगर हम बेसिकली कैटेगराइज्ड करें, सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स
and those four important things are, number one is services, trade, transport and communication, जो हम दूरसंचार की टेक्नोलॉजी का यूज करके बातचीत करते हैं. सो ये सब टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर होता है. फाइन, इसको हटा देते हैं. ओके, नाउ टर्शरी एक्टिविटीज, देयर इज अ कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज. कमर्शियल, एज वी नो, कमर्शियल किससे जुड़ा हुआ है? इट इज रिलेटेड विद मार्केट. मार्केट के लिए, ठीक है, लोगों के लिए, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके. देयर इज आउटपुट ऑफ सर्विसेज. आउटपुट की क्या बन क्या रहा है? सर्विसेज तैयार हो रही है ना, सर्विसेज बन रही है. रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स, रेदर देन किसकी बजाय? प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स. तो प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स अगर मैं आपसे पूछूं तो किस सेक्टर में होता है? हाँ, वेरी गुड, इट इज डन इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स. और कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज किस सेक्टर में होता है? इट इज डन इन दी टर्शरी एक्टिविटीज. सो बेसिकली अब हमारे सामने क्लियर है कि टर्शरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी और प्राइमरी में बेसिक डिफरेंसेस क्या है. अब हम इनको आगे और देखेंगे क्या है ये. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल. अगर टर्शरी एक्टिविटीज या सर्विसेज को हम देखें तो हमें इसमें पता लगता है कि ये वाला जो सेक्टर है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किस चीज के साथ? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने का बेसिकली जो काम है वो किस सेक्टर का है? यस, अगेन इट इज द वर्क ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज. ये सेकेंडरी एक्टिविटी का काम है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उससे कुछ बनाना, प्रोडक्ट बनाना, टेंजिबल प्रोडक्ट बनाना. और टर्शरी सेक्टर का एक्टिविटी का क्या है? इट इज द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, एंड द नॉन टेंजिबल जो सर्विस होती है, हम इनको छू नहीं सकते. तो अगर हम अपने जो अभी तक हमने पढ़ा, अगर हम इनको कंडेंस करके सोचें कि सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं या इनका सबसे ज्यादा फोकस कहां पर होता है, तो हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज का जो फोकस है वो होता है प्रोडक्शन टेक्निक्स पर, मशीनरी पर और फैक्ट्री में होने वाले प्रोसेसेस पर. तीन चीजों पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का फोकस होता है. सबसे पहला क्या है? प्रोडक्शन टेक्निक्स. ध्यान दो, प्रोडक्शन टेक्निक्स. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स. मशीनरी पे फोकस होता है, भाई किस टाइप की मशीनरी है, क्या वो कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएगी या नहीं, ताकि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल सके, यही तो है. एंड फैक्ट्री में प्रोसेसेस कौन से चल रहे हैं. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर्विसेज सेक्टर का मोस्टली फोकस रहता है स्पेशलाइज्ड स्किल्स पे. अब मशीन तो अपना काम कर रही है, व्हाट आर दी स्पेशलाइज्ड स्किल्स? कोई भी एक पर्सन है, अब ये अनस्किलफुल है, ठीक है, इसके पास कोई भी स्किल नहीं है. अब ये लॉ की बुक्स पढ़ लेता है और इसके पास एक स्पेशल स्किल आ गया कि अब ये एक लॉयर है, ठीक है. अब ये एक स्किलफुल इंसान है, इसके पास एक हुनर है. और क्या इसका हुनर है? कि ये लॉ को यानी कानून को अच्छे से समझता है. सेकंड जिस पे फोकस होता है वो है एक्सपीरियंस. सर्विस सेक्टर में मान लीजिए ये आज ही लॉयर बन के निकला है, तो ये मान लीजिए चार्ज करेगा 500 पर डे का चार्ज लेगा एज अ लॉयर. वैसे ही एक लॉयर है और वो काफी सालों से लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, इसका प्राइस होगा 5000 पर डे. अब इन दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस आया कैसे इनके फी में? वो आया एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से. तो सर्विस सेक्टर में बेसिकली ध्यान किन चीजों पे होता है? स्किल्स पे, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. एंड मैन्युफैक्चरिंग में किस पे होता है? प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीनरी एंड फैक्ट्री प्रोसेसेस. ओके, नाउ वी हैव दिस इमेजिनेशन कि ये सब है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, रॉ मटेरियल प्रोसेस किस में होते हैं, टेंजिबल गुड्स किस में होते हैं, फोकस किस पे रहता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, मैन पावर किस में इंपॉर्टेंट होते हैं. अब हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर का पूरा मैप क्या है. हाउ इज टर्शरी सेक्टर बेसिकली डिवाइडेड? तो शुरुआत में तो हम देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज. इनके जो डिस्टिंग्विश हैं ये आपकी ज्योग्राफी बुक नंबर पेज 56 पे मिलेगा. आप इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना. अभी हम इसको समझेंगे. टर्शरी सेक्टर में जो हमने 4
कैटेगरीज की बात की थी, नॉट कंपोनेंट्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। ट्रेड एंड कॉमर्स को देखते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेड होता क्या? व्यापार। और व्यापार में या तो आप कुछ चीजें खरीदते हो, जैसे साइड वाली दुकान से आप यू विल बाय अ पैक ऑफ बिस्किट, ऐसा तो नहीं आप एक ट्रक खरीद के लाओगे। होलसेल में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आप एक ट्रक में सामान भर के लेके आते हैं। तो ट्रेड टू टाइप्स का होता है, इधर इट इज अ होलसेल ट्रेड, थोक में व्यापार चल रहा है, या फिर वो रिटेल ट्रेड है। ठीक है, तो ट्रेड दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। अब चाहे वो होलसेल में हो चाहे वो रिटेल में हो, ये अर्बन एरियाज में भी किया जाता है एंड इट इज डन इन द रूरल मंडीज ऑल्सो। तो होलसेल ट्रेड, थोक में व्यापार, अर्बन सप्लाई हाउसेज में भी होता है, रूरल मंडीज में भी होता है। रिटेल ट्रेड रूरल एरियाज में भी होता है एंड इट इज डन इन दी अर्बन एरियाज एज वेल। बस इनके करने के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप अगर अपनी टेबल में देखेंगे बुक में कि रूरल एरियाज के अंदर जो रिटेल ट्रेड है, आपको पहले तो ये समझना है कि रिटेल है क्या। ये थोड़ा सा फैंसी सा वर्ड है, लेकिन रिटेल सिर्फ एक छोटी सी दुकान है। नहीं, दुकान बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसमें जब आप सामान को खरीदते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो रिटेल का बेसिक यहाँ पर जो मतलब है वो है स्मॉल क्वांटिटी में सामान की खरीद या बेच करना, बाइंग एंड सेलिंग करना। होलसेल आप बल्क में लार्ज क्वांटिटी में सामान को या तो बाय कर रहे हैं या फिर उसको सेल कर रहे हैं, तो ऐसे व्यापार होता है। फिर इसमें हम बाद में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक मार्केट्स क्या होता है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, स्ट्रीट पेडलिंग क्या होता है, जो आपकी गली में रेडी वगैरह या कार्ट वगैरह पे बोलते हैं ना, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उनको बोलते हैं स्ट्रीट पेडलर्स। ठीक है, ये सब होता है। अर्बन एरियाज में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चेन स्टोर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टोर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो सकते हैं, पीडीएस सिस्टम होता है, और इंटरनेट के थ्रू भी आप सामान को मंगवा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को आपको पता है, रेल, रोड, वाटर, एयर, ये हम बचपन से ईवीएस में पढ़ते आए हैं। तो पहले सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। तो टर्शरी एक्टिविटीज के, लेट्स रिवाइज दिस स्क्रीन राइट नाउ। टर्शरी एक्टिविटीज के हुए 4 कैटेगरीज: ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। ओके, इतना याद रह जाएगा। ओके, लेट्स मूव कि ट्रेड एंड कॉमर्स है क्या। सॉरी अबाउट दैट। व्हाट इज ट्रेड एंड कॉमर्स? सिंपल शब्दों में अगर बात करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स इज नोन एज ट्रेड। और कॉमर्स भी वही है, खरीद बेच करना, व्यापार करना, किसी भी चीज को बाय करना, खरीदना, या फिर उसको सेल करना या फिर बेचना, किसी भी आइटम को, वो कहलाता है ट्रेड। और ट्रेड किया क्यों जाता है? द ओनली पर्पस ऑफ ट्रेड इज मोर एंड मोर प्रॉफिट। ट्रेड का एकलौता जो है उसका पर्पस क्या होता है? ये मान लीजिए गठड़ी है, तो बेसिकली उसका पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा, जब हम हिस्ट्री बुक्स में बात करते हैं दैट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे एंड दे केम एज ट्रेडर्स। वो कैसे आए थे? ट्रेडर्स बनकर आए थे। वो सामान को खरीदने और बेचने की वजह से आए थे। तो जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस पे, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, इन जैसी प्लेसेस पे ट्रेड करना शुरू किया था। अब जब उन्होंने यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करा, दे वर नॉट बाइंग फ्रॉम रिटेल शॉप्स। वो कोई छोटी छोटी दुकानों से बाय नहीं कर रहे थे, दे वर बाइंग इन बल्क, और वो इस सामान को यहाँ पर सेट कर रहे थे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रही थी, जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा था, वो इन लोकेशंस पे हो रही थी। और जब ऐसे किसी भी लोकेशन पर इतनी ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है, इतना ज्यादा ट्रेड होता है, उन एरियाज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स। उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग सेंटर्स। वहां पर हम कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स बनाते हैं, इसलिए ट्रेडिंग सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। गॉट इट? ओके, नाउ as we discussed, these trading centers, now it is visible. As we discussed, these trading centers can be categorized into 2 parts. रूरल में भी होते हैं और अर्बन में भी होते हैं।
अब हम सबसे पहले देखेंगे जो ट्रेडिंग सेंटर्स रूरल एरियाज में प्रेजेंट हैं उनकी क्या खास बात है या उनके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज दे केटर टू नियर बाय सेटलमेंट्स। जो रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, इस वजह से वो सिर्फ नियर बाय आसपास की जो रहने की जगहें हैं वो सिर्फ उनको ही केटर कर पाते हैं, उनका ही ध्यान रख पाते हैं। इट इज क्वासी अर्बन सेंटर्स। अब देखिए ट्रेडिंग तो रूरल में भी हो रही है और अर्बन में भी हो रही है। अर्बन और रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है दैट इज द रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स आर ऑफ रूडिमेंट्री टाइप। वो बहुत ही ज्यादा बेसिक या फिर वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव या रूडिमेंट्री टाइप के होते हैं, पुराने से होते हैं। एंड द अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स आर मोर एडवांस्ड टाइप। तो ये तो इनका बेसिक डिफरेंस हो गया। लेकिन ये रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स कुछ कुछ अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह ही दिखते हैं, इसलिए इनको क्वासी अर्बन सेंटर्स बोला जाता है। क्वासी मींस समथिंग दैट इज पार्टली, कुछ कुछ अर्बन सेंटर्स की तरह ये होते हैं। दे आर ऑफ रूडिमेंट्री टाइप। यहां पर पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे जब हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज होती क्या है, ठीक है। जो हम डेली की जो हमारी लाइफ है उस लाइफ को चलाने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमें घर की सफाई करने के लिए मेड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमारे कपड़े प्रेस और साफ करने के लिए हमें लॉन्ड्री बॉय की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे करके हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। दीज आर दी पर्सनल सर्विसेज। और हमें प्रोफेशनल सर्विस की जरूरत पड़ती है, हमें लॉयर्स की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की, मैनेजमेंट के लोगों की, अपनी कंपनी चलाने के लिए, ठीक है ना, हमें इन सब की भी जरूरत पड़ती है। तो दीज आर दी प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर आप ये सोचोगे अब गांव में या रूरल एरियाज में इतनी ज्यादा मेड की, लॉन्ड्री और ये पर्सनल एंड ये लॉयर्स और बैरिस्टर्स, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड बहुत बड़े बड़े टीचर्स, ये सब तो नहीं होते। सो इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स में ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, अर्बन एरियाज में यही सर्विस कैसी मिलेंगी, वेल डेवलप्ड एंड अवेलेबल। सारी की सारी प्रोफेशनल सर्विसेज अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स में अच्छे से पर्सनल मिलेंगी, डेवलप्ड मिलेंगी और अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। ये नियर बाय सेटलमेंट्स को करते हैं एंड दे आर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। अर्बन ट्रेडिंग में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो रूरल एरियाज में नहीं मिलती वो अर्बन में मिलती है। और यहां पे ऑर्डिनरी सर्विसेज तो मिलती भी हैं और स्पेशलाइज्ड भी मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नीचे ये और पॉइंट है कि दे मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल डिमांडेड बाय रूरल फोक। फोक यानी कि पीपल। लोग क्या होते हैं, पीपल यानी फोक। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स में वो वही सर्विसेज होती हैं जो रूरल पीपल द्वारा डिमांड की जाती है, जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं, ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं, ये सब इस टाइप की चीजें। तो रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स और अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स आर वेरी क्लियर टू अस नाउ। हमें इनके बेसिकली डिफरेंस पता है। जो यहां पर है उसका जस्ट अपोजिट आपको इस वाले एरिया में करना है, ठीक है। एंड यू विल गेट एग्जैक्टली कि अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स होते क्या है। ये क्वासी अर्बन सेंटर्स होते हैं, कुछ कुछ अर्बन की तरह दिखते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से अर्बन नहीं होते। ये प्रिमिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर प्रिमिटिव और बेसिक टाइप एंड दे आर वेल एडवांस्ड टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब पीरियोडिक मार्केट्स को भी देखेंगे हम। ये रूरल रिटेल ट्रेडिंग में था। अभी हमने देखा, लेट्स मेमोराइज हम अभी कहां पर हैं। हमने देखा टर्शरी एक्टिविटीज को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। हमने इन चारों में इनको डिवाइड करा। ट्रेडिंग में हमने देखा कि रूरल में भी एरिया में भी होता है एंड अर्बन एरिया में भी होता है। तो रूरल एंड अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स भी हमने समझ ली। अब इन दोनों के अंदर रिटेल ट्रेडिंग होती है। कौन सी ट्रेडिंग होती है, रिटेल ट्रेडिंग, जो दुकानों की होती है। और दूसरी होती है होलसेल ट्रेडिंग, जो थोक में व्यापार चलता है, बड़े पैमाने पे, बल्क में। अब हम देखें कि ये रिटेल ट्रेडिंग है क्या। फाइन, सो लेट्स जंप टू रिटेल ट्रेडिंग।
अब रिटेल ट्रेडिंग, अभी क्या मीनिंग बताया था मैंने आप लोगों को इसका? रिटेल इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब आप दुकान पे जाएंगे अपनी साइड वाले पे, आप उसको क्या बोलेंगे, भैया 1 पेंसिल दे दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आप 1 पेंसिल का पूरा पैक मांग लोगे जिसमें 10 पेंसिल्स आती हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप ये तो नहीं कहोगे कि भैया मुझे 1000 पेंसिल बॉक्सेस दे दीजिए या 10,000 पेंसिल बॉक्सेस दे दीजिए, ऐसा तो नहीं करोगे। तो ये वाला जो है ये कहाँ किया जाता है? होलसेल ट्रेडिंग में। रिटेल में आप क्या करते हो, आप स्मॉल क्वांटिटीज में चीजों को बाय करते हो, ठीक है। अब देखते हैं रिटेल ट्रेडिंग है क्या। इट इज रिलेटेड विद सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अब दुकान पर कौन जाएगा? डायरेक्ट कंज्यूमर जाएगा, ठीक है। और ये कंज्यूमर जिस भी सामान को या गुड्स को खरीदेगा, गुड्स क्या होते हैं? सामान। ऐसा तो नहीं कि उनको आगे जाके रीसेल कर देगा, दोबारा से बेच देगा, नहीं, ये उसको कंज्यूम करेगा, यानी कि ये उसको यूज करेगा। तो रिटेल ट्रेडिंग से ये सामान रिलेटेड विद सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डन वाया स्टोर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। ज्यादातर रिटेल ट्रेडिंग स्टोर्स के द्वारा की जाती है। स्टोर्स यानी कि आप एस्टेब्लिशमेंट, जो भी शॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो एस्टेब्लिश हो रखी हैं, वो हैं, अर्थ पर है, हमारी प्रेजेंट है। तो इन स्टोर्स और शॉप्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडिंग होती है। अब रिटेल ट्रेडिंग एक और तरीके से होती है। द वन फर्स्ट मेथड इज डन वाया स्टोर्स एंड द सेकेंड मेथड इज नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। नॉन स्टोर, ठीक है, यहां पर स्टोर है ही नहीं, यहां पर कोई भी स्टोर नहीं है, यहां कोई शॉप नहीं है। कौन हो सकते हैं? अगर आप एग्जांपल सोचो, अब आपके घर के सामने जो भी एक रिक्शा वाला आता है, जो रेडी वाला आता है, जो आपको कुछ कुछ सामान बेच कर जाता है, ठीक है, वो सुबह या दोपहर में जब आता है, शाम को आता है, तो क्या करता है, सब्जी ले लो, 20 का ये ले लो, पाई का ले लो, किलो ले लो, पाइया इस टाइप से करता है वो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, वो होते हैं स्ट्रीट पेडलर्स। स्ट्रीट पेडलिंग करना, ठीक है, गलियों में घूम घूम के आवाजें लगा के घर घर जाके सामान को बेचना। अब ये लोग भी तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ही तो दे रहे हैं सामान को। अब ये कंज्यूमर्स को दे रहे हैं और वो कंज्यूमर्स यूज करेंगे, तो है तो ये रिटेल ट्रेडिंग। और ये सब्जी वाला या फ्रूट वाला बेच भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहा है आपको, ठीक है। आप 1 किलो लोगे, ऐसा तो नहीं है हाँ भाई 1000 किलो या 1000 दर्जन केले उतार दे तो 1000 किलो राइस उतार दी, ऐसे तो नहीं है। सेकंड है मेल ऑर्डर, ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू या फिर टेलीफोन के थ्रू आप क्या करते हो, आप अमेजन जैसे सर्विसेज से सामान मंगाते हो। कोई स्टोर नहीं है, कोई शॉप नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट टेलीफोन से फोन करके आप घर पे सामान मंगवा लेते हो डायरेक्ट अपने कंज्यूम के लिए। नेक्स्ट वन इज द एवीएम्स। अगर एवीएम को देखें, एवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इफ एनीवन नोस, इट इज ऑटोमेटिक, ओके, आई विल राइट इट हियर, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। कैसी मशीन? वेंडिंग। अब एक नया वर्ड सीखो, जब भी हम किसी सामान को बेचते हैं, जो भी सामान को बेचता है उसको बोलते हैं वेंडर। वेंडर यानी कि सेलर, ठीक है। अगर ये सेलर ऑटोमेटिक तरीके से काम करे और एक मशीन के रूप में काम करे, तो हमने मूवीज में देखा होगा कि ऐसी मशीन सी होती है, वो ऐसे रखी रहती है एयरपोर्ट्स वगैरह पे, या हम उसमें कॉइन वगैरह कुछ भी डालते हैं और यहाँ पे चिप्स वगैरह उस पर क्लिक करते हैं और वो नीचे के बॉक्स से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है एवीएम्स, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। अब एवीएम आपको सुना सुना सब ऐसा टाइप का वर्ड लग रहा होगा, कहीं सुना है ये, वो वर्ड है एटीएम, ठीक है। ऑटोमेटिक और मशीन, ये दो वर्ड्स तो सेम रहेंगे, बीच में है टी। टी मींस टेलर। टेलर का दूसरा नाम कैशियर। बैंक में कैशियर देखा है आप, सबसे पहले जाते हो कैशियर के पास, पैसे जमा कराते हो, आपको निकालने होते हैं तो भी कैशियर निकाल के देता है, तो उस कैशियर को बोलते हैं टेलर। अगर ये टेलर ऑटोमेटिक तरीके से मशीन के रूप में काम करे तो ये बन जाता है एटीएम। आप जाते हो एटीएम में, अपना कार्ड स्वाइप करते हो और वो आपको कैशियर की तरह पैसे दे भी देता है और आपके सबमिट भी कर लेता है, सो इट इज एन एटीएम। और नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग का एक एग्जांपल एवीएम, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। फाइन, अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि रिटेल ट्रेडिंग है क्या, ठीक है। इस रिटेल ट्रेडिंग में एक
जो रूरल एरियाज में होता है, ठीक है, रूरल या फिर आजकल तो टाउन्स में भी होने लगा है, वो होता है पीरियोडिक मार्केट्स। अब हम देखेंगे पीरियोडिक मार्केट्स हैं क्या। अब जैसे हमारे यहां पर है, हमारे यहां पे एक मार्केट लगता है, दैट इज ट्यूसडे मार्केट। अब ये है क्या, ट्यूसडे मार्केट है क्या, एक स्पेसिफिक किसी भी टाउन, किसी भी जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर ये सभी सब्जी वाले, फ्रूट वाले ये अपना सामान लगा लेते हैं और ये सिर्फ ट्यूसडे को आएंगे, ठीक है। बाकी दिन मंडे को ये कहीं और लगाएंगे, वेंसडे को कहीं और लगाएंगे, थर्सडे को ये कहीं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये लोग हर दिन बिजी होते हैं, लेकिन हमारे लिए कब अवेलेबल है, ट्यूसडे को। तो किसी भी जगह पर जहां पर लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और वहां पर कोई रेगुलर मार्केट नहीं है, देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स, उस जगह पर पीरियोडिक मार्केट्स लगते हैं। अब नाम से ही देख लो, एक तो पीरियोडिक यानी कि पीरियड, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, इस बार ट्यूसडे, फिर अगला ट्यूसडे, फिर अगला ट्यूसडे, ऐसे पीरियड के बाद, एक टाइम फ्रेम के बाद ये मिलते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स। इंटरवल यानी कि गैप, टेम्पोरल इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद टाइम। टेम्पोरल क्या होता है, समथिंग विच इज रिलेटेड विद टाइम। डिफरेंट डिफरेंट टाइम के गैप पर इन मार्केट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। कलरफुल है लेकिन समझ में आ जाएगा, ओके। दे मीट द टेम्पोरली एक्यूमुलेटेड डिमांड। टाइम के साथ साथ जो डिमांड एक्यूमुलेट हुई है, एडिशन हुआ है उस डिमांड में। मान लीजिए आपको मंडे को 3 टमाटोज यूज करने हैं, आपने सब्जी में 3 टमाटर यूज कर लिए, उसके बाद 3 अगले दिन, 3 अगले दिन, 3 अगले दिन, 3 अगले, आपके पूरे वीक में, ठीक है, 21 to 25 टोमेटोज यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक्यूमुलेटेड डिमांड, आपकी डेली की डिमांड ये है, और आपकी एक्यूमुलेटेड डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है पूरे हफ्ते की, इतनी। तो ये जो टाइम के साथ साथ ही जो डिमांड बढ़ी है, इसको कौन पूरा करता है, पीरियोडिक मार्केट्स। आप मार्केट में जाते हो, आप 2 kg टोमेटोज लेके आ जाते हो, और ये 2 kg आपके पूरे हफ्ते का काम चला देते हैं। दे कवर अ वेरी लार्ज एरिया। आज इन्होंने यहां लगा लिया, ट्यूसडे को यहां पे, वेंसडे को यहां पे, थर्सडे को यहां पे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस सेम मार्केट ने इतने बड़े एरिया को कवर कर दिया, एंड दे आर बिजी ऑन ऑल डेज। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक दिन काम कर रहे थे, ठीक है, ये डेली बिजी भी है, इनको पैसे भी मिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो दीज आर द पीरियोडिक मार्केट्स। तो पीरियोडिक मार्केट्स किसका एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिटेल इन रूरल एरियाज, और आजकल तो ये टाउन एरियाज में भी फैल चुके हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। रिटेल ट्रेडिंग के बाद अब कौन बताएगा क्या था, रिटेल ट्रेडिंग के बाद था हमारा होलसेल ट्रेडिंग। अब होलसेल में सामान खरीदने की बारी आएगी, बल्क में। ट्रेडिंग डन इन बल्क। बल्क मीन्स वेरी लार्ज क्वांटिटी। बल्क क्या होता है, वेरी लार्ज क्वांटिटी में कोई भी सामान हम खरीदते हैं, उसको बोलते हैं होलसेल, यानी कि थोक में सामान को खरीदना। इस सामान को खरीदने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएरी मर्चेंट्स होते हैं और सप्लाई स्टोर्स होते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। इंटरमीडिएरी मतलब बीच का, ठीक है, बीच के और सप्लाई स्टोर्स होते हैं। अब कोई भी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने ये मान के चलिए कि इतना सारा सामान बना दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इतने सारे सामान को एक इंसान नहीं खरीद सकता, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, तो उसने ये खरीद लिया और दूसरे इंसान ने ये खरीद लिया, ये 2 लोगों ने खरीद लिया, ये फर्स्ट वाले ने, ये सेकंड वाले ने। दीज आर द इंटरमीडिएरी मर्चेंट्स, ये बीच के व्यापारी लोग होते हैं। इसने अपना खरीदा और इसने यहां पर रख लिया, इसने अपना यहां पर, ये अपने ट्रेडिंग सेंटर में लेकर चला गया, ये लखनऊ चला गया वापस, और ये बरेली चला गया, कहीं दूर दूर चले गए, ओके। अब ये क्या करेगा, अब इस इंसान से एक सप्लाई स्टोर, कोई भी एक सप्लाई स्टोर इतना सामान खरीद लेगा, दूसरा इतना खरीद लेगा, तीसरा इतना, फोर्थ इतना, वैसे ही इसके भी ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। ये इनको दे देंगे सप्लाई स्टोर्स को। सप्लाई स्टोर क्या करेगा, कोई भी एक इंसान होगा जो सोच रहा है कि मैं दुकान कर लूं या मैं कोई भी शॉप कर लूं, वो इस सप्लाई स्टोर के पास जाएगा और इसमें से कुछ लेके आ जाएगा और अपनी दुकान पे रख लेगा, ठीक है, और ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देगा। तो इन लोगों ने जो भी अभी तक काम किया, दैट इज डन इन दी
होलसेल ट्रेडिंग, इन्होंने बल्क में काम करा। ये जो छोटा दुकानदार काम करेगा ये करेगा रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है, ये करेगा छोटे पैमाने पे काम। तो अब हमको बेसिकली ये मीनिंग पता चल गया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। रिटेल में स्मॉल क्वांटिटीज में, होलसेल में बल्क में, इसमें बीच में इंटरमीडिएट मर्चेंट्स होते हैं, सप्लाई स्टोर्स ये सब होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसमें डायरेक्टली आप कंज्यूमर्स को सेल करते हो। सो ये था पूरा का पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स। आई होप यू हैव गॉट द ट्रेड एंड कॉमर्स पार्ट। अब अगर हम मूव करें कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है क्या। अब ट्रांसपोर्टेशन जैसा आप ईवीएस में देखते आ रहे हो कि देयर आर 4 to 5 modes of transportation. You can transport by air, land, okay, you can transport by water, ठीक है, और लैंड के अंदर रोड होता है और लैंड के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। ये है ईवीएस टाइप बच्चों की बातें। आगे देखते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। पहले मोटा मोटा समझ लो, ये 4 समझ में आ गए। अब या तो आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, मतलब एक पॉइंट ए से आप किसी पॉइंट बी के ऊपर किसी भी सामान को यानी कि गुड्स को या फिर लोगों को या दोनों को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उनके वन लोकेशन से सेकंड लोकेशन पे भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। और यही जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस ही तो है, तो इसलिए टर्शरी एक्टिविटीज में आ गई। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? डेफिनेशन इज क्लियर, सर्विस और फैसिलिटी बाय विच people, material and manufactured goods, people, material और manufactured goods are physically carried, उनको फिजिकली, ऐसा नहीं कि दिमाग में मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं कि हाँ मैं यहां से वहां चला गया, वो नहीं, टेलीपोर्टेशन की बात नहीं चल रही, यहां बात चल रही है फिजिकल लेवल पे उनको एक जगह से वन लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन पर ट्रांसफर करना। ये क्या होता है? इट इज ट्रांसपोर्टेशन, ये है वो सर्विस और फैसिलिटी, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पैसेंजर्स, हम यात्रियों की बात करें। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं देन इट इज नोन एज कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो मींस गुड्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों का हो सकता है, बेसिकली लोगों का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है। अगर लोगों को हो रहा है इट इज नोन एज बाय पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एंड इफ इट इज गुड्स इट इज नोन एज कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। Definition simple as service or facility by which people, material and manufactured goods are physically carried from one location to another. Easy. Let's move it. Transport industry is an organized industrial sector. अब आपको ये एक्चुअली में एनसीईआरटी ने तो लाइन लिख दी इतनी सिंपल से कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है या फिर वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इस चीज का मतलब क्या है? अगर हम इस चीज का मतलब देखें, इस चीज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर का बेसिकली मतलब होता है कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी एक ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा सिस्टम, पहली बात तो सिस्टम से चल रहा हो, ओके, हमको दिखाई दे रहा है कि ये सिस्टम से चल रहा है, लैंड एयर वाटर। सेकंड, इट इज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर कर रखा हो, फाइन। इस जिस भी इंडस्ट्री की हम बात, जिस भी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रखे हो, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बना रखा है, एंड देयर इज अ बेल नाउ, ओके, ये वो बेल स्कूल की बेल नहीं, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री या सेक्टर। तो एक सिस्टम से चलना चाहिए, वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसमें लोग कैसे एम्प्लॉयड होंगे, कैसे लोगों को भर्ती किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जब ये सारी चीजें होती हैं देन द सिस्टम इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री और सेक्टर। तो हम ट्रांसपोर्टेशन में देख सकते हैं ये सभी चीजें हैं, तो वी कैन से दैट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री और सेक्टर। और ये बनी क्यों है? द बेसिक पर्पस ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज टू फुलफिल मैन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब चलना, मोबाइल, कोई चीज जो मूव करती है, ठीक है। तो आदमी की तो बेसिक, आदमी नहीं औरत की भी, यहां पे मेंस का मतलब पीपल है, ठीक है, सिर्फ आदमी को चलना है, औरतों को भी आगे बढ़ना है, वेरी गुड। तो पीपल्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी यानी मूवमेंट, लोगों को मूव करना है, अपनी जॉब के लिए मूव करना हो सकता है, घूमने के लिए यानी कि वो वेकेशन पे जा रहे हैं उसके लिए मूव करना हो सकता है, वो किसी चेकअप यानी ह्यूमन हेल्थ के लिए मूव करना हो सकता है, वो फूड के लिए मूव कर सकते हैं एक जगह से। तो इंसान को तो मोबाइल होना है, उसको तो चलना है।
तो इस चीज को कौन पूरा करता है? ट्रांसपोर्टेशन। और ये आज से नहीं, जब से इंसान है, जब से ये मूवमेंट शुरू है। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इज दैट द मॉडर्न सोसाइटी, इसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। इंसान की तो रिक्वायरमेंट है मूव करने की, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी की एक अलग ही रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इट वांट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू बी स्पीडी। इंसान को सब फटाफट एकदम से अभी के अभी चाहिए, दैट इज स्पीडी। उसको वेट करना बिल्कुल भी नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए उसके पास नहीं है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रेवल करना है। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए मॉडर्न सोसाइटी को, आज के आधुनिक युग को, जो कि स्पीड हो और एफिशिएंट हो। ठीक है। नाउ कंपनीज लाइक टेस्ला आर वर्किंग इसी के लिए रिगार्डिंग तो वर्क कर रही है, एफिशिएंट और स्पीडी जब मॉडर्न सोसाइटी की अगर मांग है स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कंपनीज लाइक टेस्ला आर वर्किंग फॉर दिस ओनली। They are creating a system known as hyperloop. हाइपरलूप जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बना रहे। अगर आप हाइपरलूप को सर्च करोगे दैट देयर इज अ बिग ट्यूब और उसके अंदर ऐसे, ठीक है, वैक्यूम के अंदर एक ऐसे ये मूव करती है और ये आपको बहुत दूर दूर तक कुछ ही मिनटों में या घंटों में पहुंचा सकती है। तो टाइम बिल्कुल कम हो जाता है और फ्यूल को तो यूज करते ही नहीं। ठीक है, फ्यूल भी ये कन्वेंशनल सोर्सेज यूज नहीं करते, ये अच्छे से फ्यूल को यूज करते हैं। तो दीज कंपनीज सर्च अबाउट दीज थिंग्स, हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च किया करो। ठीक है, यू विल गेट मोर ऑन दिस। अब ये स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए क्यों? मूव तो करना है। नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? द सिंपल थिंग इज दे विल असिस्ट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। सामान को प्रोड्यूस करना, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर उसको उपभोक्ता, ये जो है कंज्यूमर जो है, ठीक है, जो उसका भोग करेगा, उस कंज्यूमर वो उसको कंज्यूम कर सके, उस तक पहुंचाना भी है। तो इन सब चीजों में इस स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे ट्रेड फास्ट होगा। अगर ट्रेड फास्ट हुआ तो क्या फास्ट होगा? प्रॉफिट फास्ट होगा। और इंसान का बेसिक है ही तो सब कुछ पैसा है, पैसे की माया है। ठीक है, सब कुछ पैसे की माया है, हमारे केस में नहीं है। ओके, ठीक है, ये आगे समझ में। लेट्स मूव ऑन। नाउ वैल्यू ऑफ मटेरियल, यू विल आल्सो फाइंड अ लाइन इन द एनसीईआरटी दैट वैल्यू ऑफ मटेरियल इज एनहांस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर कोई भी एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे ये वाला सामान पहुंचाना है, लेकिन यहां पर पहुंचाने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज है। ठीक है, और सामान आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इस जगह सामान का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। यहां पर ये सामान मिलता है 20 रुपए का, यहां ये मिलेगा 50 रुपए का। ठीक है, हम देखते हैं ना हिल स्टेशंस पे जो पानी की बोतल्स मिलती हैं, बिस्किट पैक्स मिलते हैं, ये सब मैगी वगैरह, मैगी वहां पे 100 रुपए की बेचते हैं। ठीक है ना, हाँ, बनाने के बाद। यहाँ तो देखो 20 की मिल जाती है। ठीक है, वहां मैगी 100 रुपए की मिलती है, बिकॉज देयर इज अ डिफिकल्टी इन ट्रेवलिंग ना, उस सामान को ऊपर ले जाने में प्रॉब्लम है। तो किसी भी मटेरियल की वैल्यू की, उसकी क्या वैल्यू होगी, इट इज एनहांस्ड बाय, वो बढ़ जाती है किसके द्वारा? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ठीक है, अब मेजर कैसे करेंगे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को? हम मेजर कैसे करेंगे? हाउ टू मेजर ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस? इसके इन्होंने बोला 3 चीजें। अब ये आ गया थोड़ा सा फोकस में। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन के मेजर करने के 3 सिस्टम्स हैं। ईदर यू मेजर इट बाय किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस या कॉस्ट डिस्टेंस। कितना रास्ता तय करना है, कितने टाइम में वो रूट पूरा होगा और उस रूट को पूरा करने में कितना कॉस्ट लगे, इससे ट्रांसपोर्टेशन मेजर होता है। लाइक लोकेशन ए से बी में अगर इसकी बात करें, इट इज 50 किलोमीटर। टाइम की अगर बात करें, इट इज 1 आवर 30 मिनट्स। कॉस्ट की अगर बात करें कि जी हम तो ये 600 रुपए में पहुंचा देंगे, इतना सामान 100 kgs 600 रुपए में पहुंच जाएगा, ये कॉस्ट की बात आ गई। तो ऐसे करके हम ट्रांसपोर्ट को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात सेम है तीनों में। ऐसे ना हम किसी की कौन कितना रिच, हम ये मेजर कर सकते हैं, किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास कितने रुपीज हैं, किसके पास क्या है, किसके पास डॉलर्स हैं। है तो चीजें सेम ना, कि टोटल कितना है। तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट को हम इन 3 चीजों से मेजर
कर सकते हैं। सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजें। डू वी नीड टू सेंड इट बाय लैंड, या तो रोड के थ्रू या फिर रेल के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है, और एयर के थ्रू। एयर इज थोड़ा सा महंगा होता है, रेलवे चीपेस्ट है, वाटर भी इसमें कम। सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो किस मोड को सिलेक्ट किया जाए ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, टाइम पे और कॉस्ट पे। कौन सा सबसे कम कॉस्ट पे जा रहा है और कौन सा जल्दी से जल्दी पहुंचा देगा, ठीक है, उस बेसिस पे हम ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आइसोक्रोन। इन्होंने बीच में ऐसे ही थोड़ा सा एडिशन के रूप में दे दिया। अब आइसो हमको पता है, आइसो इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद सेम, ठीक है। आइसो किससे रिलेटेड होता है, सेम से, फाइन। एंड क्रोनोस यानी कि क्रोन इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद टाइम। तो सेम टाइम, इस सेम टाइम का मीनिंग क्या है, हम यहां पर क्या करें और हम ट्रांसपोर्ट में क्या बात कर रहे हैं। अगर हम मैप पे देखें, हम किसी भी चीज का मैप ले लेते हैं, ओके, दिस इज द मैप। यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स इक्वल टाइम पे हैं। आप इस पॉइंट से यहां तक भी 1 आवर में पहुंच सकते हैं, इस पॉइंट तक भी 1 आवर में पहुंच सकते हैं, इस पॉइंट तक भी। यहां का डिस्टेंस भले ही कम हो लेकिन रोड अच्छा है, यहां का डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन रोड और बेहतर है, यहां पे रोड और भी अच्छा है, लेकिन तीनों में टाइम कितना लगेगा, सेम। तो मैप पर किसी भी एक पॉइंट से वे सभी पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम डिस्टेंस पर होते हैं, जब हम उन पॉइंट्स को किसी भी लाइन से जोड़ देते हैं, दोज लाइन्स आर नोन एज आइसोक्रोन लाइन्स, ठीक है। सो लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये वाला पॉइंट यहां से भी 1 घंटा, यहां से भी 1 घंटा और यहां से भी 1 घंटा टेकन टू रीच देम, ठीक है। तो अगर मैं इस ए लोकेशन पे हूं तो इन सभी लोकेशंस पे मैं 1 घंटे में पहुंच सकता हूं। सो देयर विल बी अ लाइन जो इन लोकेशंस को ऐसे जोड़ेगी एंड दिस विल बी नोन एज ए आइसोक्रोन लाइन, ठीक है। वैसे ही आप लोग आइसोबार्स के बारे में पढ़ सकते हो, आप आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब डिफरेंट हैं। आप वे लोकेशन जो इक्वल प्रेशर की होती हैं, वे लोकेशन जिन पे इक्वल टेम्परेचर होता है, आप रेन के भी ऐसा ही होता है। तो ये जितनों पे आइसो 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 है, आप उनको अलग से स्टडी कर सकते हो। आई थिंक यू शुड गूगल अबाउट देम, ठीक है, इट विल बी मोर हेल्पफुल। यहाँ पे टॉपिक में सिर्फ आइसोक्रोन की बारी है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में था। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर आपको याद हो, इसी बुक के अंदर एक चैप्टर में हमने डिस्कस किया था दैट कहीं भी पॉपुलेशन रह रही है, दैट पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं, ट्रांसपोर्ट की है नहीं, मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अर्बनाइजेशन है, रिलीजन कैसा है, सोसाइटी कैसी है, ये सब फैक्टर्स ने पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था। तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या है वे फैक्टर्स? द फर्स्ट वन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। जहां जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उन लोगों की उतनी ही डिमांड ट्रांसपोर्टेशन की होगी और उतना ही ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड होगा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। लोकेशन अफेक्ट करता है, आप सिटी में हो, आप किसी विलेज में हो, या फिर आप किसी हिली एरिया के अंदर हो, ठीक है ना, इन सब जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट करता है, तो लोकेशन अफेक्ट करती है। पैटर्न ऑफ ट्रेड, क्या वो सिटी ए अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, तो वहां पे एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। अगर वो ट्रेड ही नहीं कर रही, वहां से लोग जुड़े हुए नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल नॉट बी सो डेवलप्ड, वो उतना डेवलप्ड नहीं होगा। नेचर ऑफ लैंडस्केप, अभी हमने बात करी, जैसे हिली एरिया है, हिली एरिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, प्लेन एरियाज में बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होता है। तो कैसा लैंडस्केप है, कैसी जमीन है, उससे भी फर्क पड़ता है किस पर, ट्रांसपोर्टेशन पे। क्लाइमेट कैसा है,
बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, हमेशा बारिश होती है, तो इससे भी ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होता है। जैसे क्लाइमेट इफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, वैसे ही क्लाइमेट ट्रांसपोर्टेशन पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि क्लाइमेट पहले पॉपुलेशन पे इफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन पे करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप तो स्वर्ग में भी पुल बना सकते हो गुरुजी, ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर पैसा है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से डेवलप हो जाएगा। अगर उस जगह के पास इतना पैसा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होंगी। अगर मीडियम पैसा है तो वो कोशिश करेंगे पहले सिटीज को डेवलप करने की एंड देन विलेजेस, जो हालत इंडिया की है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग एंड इट इज डूइंग वेरी वेल। सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन इतने अच्छे से डेवलप किया, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, यू शुड फाइंड द मीनिंग ऑफ देम। एंड विलेजेस में भी रूरल रोड्स हैं, अदर जॉइंट रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, ये सब उसने अच्छे से डेवलप किया है। एवरीथिंग इज गोइंग कूल एंड वी शुड हेल्प द गवर्नमेंट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज इज द कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। काफी लंबा लेक्चर हो गया है लेकिन थोड़ा सा ही बचा है, इंपॉर्टेंट वाला थोड़ा बचा है, इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। अब कम्युनिकेशन क्या है? दो हैं, कोई भी एक ऐसी फैसिलिटीज दो इनके डिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज आए। कौन ओवरकम कर सकता है? कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज। ट्रांसमिशन, आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, किसको? वर्ड्स को, मैसेज को, फैक्ट्स को या आइडियाज को। हम बातचीत भी तो इन्हीं सब चीजों से करते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। नाउ दिस कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। पहले तो अगर किसी इंसान को कोई बात पता दी तो वो उस बात को लेकर दूसरे के पास जाएगा, तभी उस दूसरे को पता चलेगी। फिर डेवलपमेंट हुई पेपर की, राइटिंग मटेरियल की। अब जैसे इस राइटिंग मटेरियल की ये आया तो क्या आ गया? पोस्ट कार्ड्स आ गए। अब आप क्या करते हो, ये पोस्ट कार्ड भी तो उस लोकेशन पर जाएगा। तो जब ये राइटिंग मटेरियल की डेवलपमेंट हुई तो कम्युनिकेशन ना डिपेंडेंट हो गया, निर्भर हो गया किसके ऊपर? ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कि ये चिट्ठी अब ये किसी ना किसी डिलीवरी वैन में वहां तक जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये बन गया, लाइट भी ऑन है इसके, पॉल्यूशन भी है, ठीक है, ये रोड है। ओके, कम्युनिकेशन बिकेम डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नोन एज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए सभी ट्रांसपोर्टेशन की जो लाइंस है उनको लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं रोड्स के, एयरवेज के, वाटरवेज के थ्रू ही तो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन सब को क्या बोला जाने लगा? दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो नोन एज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट हो गए। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आए। जैसे जैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकली डेवलप होने लगा टेक्निकल तरीके से, तो जैसे क्या है, सैटेलाइट्स आ गई। सैटेलाइट्स आने के बाद क्या हुआ? अब हमें ट्रांसपोर्टेशन पे जो इतनी निर्भरता थी, तो जो डिपेंडेंस थी ट्रांसपोर्टेशन पे, वो डिपेंडेंस अब क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अब हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम टावर्स और सैटेलाइट के माध्यम से इनका यूज करके एक फोन ए से बी तक 1 सेकंड में मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये कब हुआ? जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल टेलीफोन ये सब डेवलपमेंट हो गए। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल टेलीफोन के आने की वजह से क्या कंक्लूजन निकला? दैट इट मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कम्युनिकेशन डिपेंडेंट हो गई थी जब रिटर्न मटेरियल आया था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन से इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो आत्मनिर्भर है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। तो ये है। अब कम्युनिकेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीफोन का यूज करके। नाउ हम ये देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन है क्या। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सामने है। कम्युनिकेशन तो सदियों से चलता आ रहा है, लोग अपने विचारों को, फैक्ट्स को, आइडियाज को शेयर करते आए हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। आप टेलीफोन इन सब का यूज कर रहे हो, और ये सब कब हुआ? जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। इसके कुछ फीचर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के।
सबसे पहली बात तो स्पीड है, कितनी स्पीड है। हमने यहाँ से भेजा, वहाँ पे डबल टिक आया, वहाँ पे ब्लू टिक हो गया, एंड द थिंग इज सेंट, एकदम से डायरेक्ट और इंस्टेंट उसी वक्त। एफिशिएंट है, पैसे भी कम लगते हैं। पहले हमको एक सेम मैसेज भेजने में 100 मैसेज का हम पैक लेते थे, मान लो 20 रुपए का आता है। अब क्या है, अगर हम 16 रुपए का रिचार्ज करवाएं, ठीक है, 1 GB का या 1.5 GB का एक दिन के लिए, तो उसमें हम करोड़ों मैसेज भेज सकते हैं। तो लो कॉस्टिंग भी आ चुकी है। तो टेलीकम्युनिकेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये ज़्यादा स्पीड हो चुकी है, ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अब पुराने वाले जो तरीके थे ना मैसेज पहुंचाने के, फॉर एग्जांपल मोर्स कोड, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन गूगल व्हाट इज मोर्स कोड, ठीक है, ऑलवेज गूगल, ठीक है, गूगल इज द न्यू टेक्नोलॉजी, फाइन। अब ये सोच के देखो कि यहां तो हम क्या कर रहे हैं, अ पर्सन ए इज सेंडिंग मैसेज टू पर्सन बी, ए पर्सन बी को मैसेज भेज रहा है। लेकिन अगर ए को सेम मैसेज 1 लाख लोगों को भेजना हो, तो इफ ए हैज टू सेंड अ मैसेज टू 1 लाख पीपल, हाउ इज ए गोइंग टू सेंड इट, ठीक है। देन देयर कम्स द रोल ऑफ मास मीडिया, वहां पर आती है मास मीडिया। भी नाम आपने सुना भी होगा, न्यूज चैनल्स को मास मीडिया हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो मीडिया चैनल हैं जो मास यानी कि वास्ट ऑडियंस को, कैसी ऑडियंस है इनकी, वास्ट ऑडियंस है, एक ही झटके में, एक ही सेकंड में इतने सारे वास्ट यानी कि बहुत सारी ऑडियंस को ये अपना मैसेज पहुंचा सकते। थिंग्स दैट रिले न्यूज मैसेजेस पिक्चर्स टू वास्ट ऑडियंसेस आर नोन एज मास मीडिया। वो चीजें जो मैसेज को रिले करवाती हैं, पहुंचाती हैं, न्यूज मैसेजेस और पिक्चर्स को वास्ट ऑडियंसेस तक, इट इज नोन एज मास मीडिया, ठीक है। अब जो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, पहले तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री लोकल थी, फिर वो धीरे धीरे ग्लोबल बनी। अब ये ग्लोबल जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, अब इसमें क्रांति आ चुकी है, रिवोल्यूशन आ चुका है। और ये क्रांति लाने वाले महापुरुष, ठीक है, कौन है, इंटरनेट जी हैं। क्या हुआ है इसकी वजह से, हम पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं फटाफट, हम वॉइस मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं, हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हम कितनी सारी चीजें जो इस इंटरनेट के माध्यम से इसका यूज करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैज रिवोल्यूशनाइज्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। उसमें हम ये चीज लिख सकते हैं। यू शुड राइट दीज आंसर्स इफ समवन सेज, अगर कोट अनकोट में कोई लिखे कि द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ड्यू टू इंटरनेट, ठीक है, एक्सप्लेन, आखिरी में लाइन वर्ड लिखाएगा एक्सप्लेन। उसके बाद आपको एक्सप्लेन लिख करना है कि ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है क्या, उसके बाद ये हुआ कैसे, एंड देन इज द कंक्लूजन पार्ट। एक आंसर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। द लास्ट पॉइंट इज, फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द रिवीजन, इतनी देर हो चुकी है। टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर हमने पढ़ा ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, उसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ा, एंड द लास्ट वन इज सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद टर्शरी सेक्टर एक तरीके से हमको समझ में आ जाएगा टर्शरी सेक्टर है क्या, ठीक है। तो सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, अभी तक हम सर्विस को डिस्कस करते आ रहे हैं। सो सर्विसेज को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर लो ऑर्डर सर्विसेज एंड हाई ऑर्डर सर्विसेज, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है, और छोटे वाले काम मानते नहीं है, पर ठीक है, लोगों ने इनको कैटेगराइज कर रखा है। तो लो ऑर्डर सर्विसेज एंड हाई ऑर्डर सर्विसेज। लो ऑर्डर में कौन सी सर्विसेज आएंगी, वो कॉमन सर्विसेज आएंगी या जो वाइड स्प्रेड हर जगह फैली हुई हैं, जैसे किराने की दुकान होगी, लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने वाले, ये सब प्रेस करने वाले, ये सब हर जगह प्रेजेंट है। कुछ सर्विसेज होती हैं जो स्पेशलाइज सर्विसेज होती है, अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट, फिजिशियंस, ये लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अर्बन एरियाज में मिलते हैं, और ये अच्छे खासे पैसे भी चार्ज करते हैं, ठीक है, इस बात को हटा दो, फाइन। इसलिए इनको बोलते हैं हाई ऑर्डर सर्विसेज एंड दीज आर लो ऑर्डर सर्विसेज। अगर ऑन द बेसिस ऑफ लेबर पे हम अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, कि जो लेबर है वो किस टाइप की लेबर है, क्या आप समान काम को खुद कर रहे हो या आप सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके काम को कर रहे हो, तो किस टाइप की आप श्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो लेबर नहीं है। लेबर इंसान की बात नहीं चल रही है, ठीक है, यहाँ पर लेबर बात चल रही है वर्ब,
ठीक है, इट इज द एक्शन, क्या काम, कैसा काम चल रहा है। इज इट फिजिकल लेबर, जैसे गार्डनर है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, एक गार्डनर है वो लगा रहेगा पूरे दिन, बार्बर है वो भी लोगों के बाल काटेगा। मेंटल लेबर क्या होती है, टीचर अपने दिमाग का यूज करके काम कर रहा है, लॉयर है अपने दिमाग का यूज करके एडवाइस दे रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर सर्विसेज। फिजिकल लेबर सर्विसेज में कौन, गार्डनर, बार्बर, आप जितने भी सोच सकते हो। मेंटल लेबर सर्विसेज जो लोग दिमाग का यूज करते हैं इन डूइंग देयर जॉब्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब, ठीक है। नाउ रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड, अभी हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वो रेगुलेटेड है। तो जो सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो रेगुलेटेड है, जो ऑर्गेनाइज्ड है। और मैंने क्या बताया था ऑर्गेनाइज्ड का, इट मींस, हाँ बोलिए, दिस इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एम्प्लॉयमेंट को लेके उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड कहलाती है। कुछ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं होती। अब जैसे डॉक्टर्स की इंडस्ट्री है, उसके रिगार्डिंग लॉज भी है, रेगुलेशंस भी है, कौन कैसे काम करेगा, ये सब है। लेकिन आप ये देखो, आपके घर में काम करने वाली जो मेड है, जो काम करने वाली आपकी हेल्पर है, उसके रिगार्डिंग तो कोई लॉ नहीं है, उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए ना, उसको गवर्नमेंट पहचानती है ना कुछ करती है। तो दीज आर अनरेगुलेटेड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, अनरेगुलेटेड। आपके पास शॉप है, अब शॉप पे तो जीएसटी नंबर भी होता है, सारे काम हो रहे हैं, वो टैक्स भी भर रहा है, उसकी एक जगह भी है मार्केट में, उसको एड्रेस भी मिल रखा है। अब सोचिए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक रेडी वाला है, उसकी कौन सी शॉप है या उसका कौन सा जीएसटी नंबर है, लेकिन सर्विस तो ये भी प्रोवाइड कर रहा है, रिटेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दीज आर अनरेगुलेटेड सर्विसेज। अनरेगुलेटेड में थोड़े से नेगेटिव बेनिफिट्स होते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, अगर उनका शोषण किया जा रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कोशिश करती है इन जॉब्स को रेगुलेट करने की, ठीक है। अब ये मान के चलिए हमारे मदर हैं जो घर में, जिसके भी मदर घर पे काम करती हैं, दैट इज अनरेगुलेटेड जॉब। उसके रिगार्डिंग कोई रूल एंड रेगुलेशन तो नहीं है कि मम्मी को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए, वो लगी हुई है अपनी ममता में, ठीक है, और हम उस चीज को पहचानते नहीं, फाइन। सो रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, और स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन यानी कि कानून, लेजिस्लेशन मींस कानून उस पर बने होंगे, उन सर्विसेज को बोलते हैं हम रेगुलेटेड या ऑर्गेनाइज्ड। रेगुलेटर होता है ना किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, तो वैसे ही गवर्नमेंट होती है कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड लॉज की मदद से। अब हमने बीच पहले भी एक बार डिस्कस किया था दैट प्रोफेशनल और पर्सनल सर्विसेज होती हैं। प्रोफेशनल, अब क्विक क्वेश्चन बताओ फटाफट कि प्रोफेशनल और पर्सनल सर्विसेज कहां पर डेवलप नहीं होती, रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स में डेवलप नहीं होती, और कहां डेवलप्ड होती हैं, अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स में। वेरी गुड, नाइस, ओके। प्रोफेशनल सर्विसेज कौन सी होती है, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट। पर्सनल सर्विसेज वो सभी सर्विसेज जो हम डेली लाइफ में हमारी हेल्प करती है, डोमेस्टिक सर्विस। अब जो मेड की जो सर्विस है वो क्या है, पर्सनल सर्विस है, बार्बर्स की है, ठीक है ना, ग्रोसरी वाले की है, जो हमको किराने का सामान देता है उसकी है, सब्जी वाले की है, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये सब, ये कौन है, इनकी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, रोज पढ़ने लग जाएगी तो हमारी जेबें खाली हो जाएंगी, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। रिक्रिएशनल, और ये भी एक नया है, पहले इंसान ना बड़ा ही हंसमुख रहता था, खुशी खुशी रहता था, हाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है, वो धीरे धीरे फिर बोर होने लग गया। अब बोर होने की वजह से अब वो तलाश में था किस चीज की, अब वो तलाश में था फन की तलाश में था, उसको कुछ मजे करने थे, ठीक है। अब उसको मूवी देखनी है, अब उसको स्कीइंग करनी है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों पे उसको स्केटिंग करनी है, ठीक है, उसको बड़ी बड़ी माउंटेन से नीचे छलांग लगानी है पीछे रस्सी बांध के, ठीक है, उसको बंजी जंपिंग करनी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट की सर्विसेज का नया जन्म हुआ, ठीक है, और इन दोनों की डिपेंडेंस किस पे होती है, मार्केट पे, मार्केट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब लोगों को गोल्फ खेलना है, ठीक है, अब बिल्कुल इतना बड़ा ग्राउंड है, एक छोटी सी बॉल उसको लगे हैं,
दूर दूर तक मारने के लिए। बहुत बड़े ग्राउंड की जरूरत पड़ती है गोल्फ में। तो आप शहर के बीच में तो ग्राउंड नहीं लोगे ना, क्योंकि महंगा पड़ेगा आपको। आपको सस्ता ग्राउंड चाहिए, क्योंकि आप वहां तक जा तो सकते हो कभी कभी खेलना आपको। तो जो सेंटर जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है ना, शहर के वे एरियाज जिसमें सबसे ज्यादा काम चलता है, वहां पर आप उनसे दूर लेते हो। कुछ काम को आप वहीं पे करते हो। अब जैसे मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, आप इसको कहाँ खोलोगे? शहर से जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उससे दूर खोलोगे या बिल्कुल उसके नजदीक खोलोगे? बिल्कुल पास खोलोगे, क्योंकि वहां पर लोग आएंगे, मॉल्स में मूवीज वगैरह देखेंगे। ठीक है। सो रिक्रिएशनल, आपके टाइम को पास करने के लिए, आपके रिफ्रेश करने के लिए ये सब सर्विसेज की जाती हैं। आप हॉलीडेज पे जाते हो, हम इन सर्विसेज के बारे में और भी आगे डिटेल में देखेंगे। जस्ट गिव इट अ ब्रॉड लुक, ब्रॉडर इसको लुक दो कि हाँ, ये रिक्रिएशनल सर्विस होते हैं जिसमें इंसान रिफ्रेश करने की सोचता है, टू रिफ्रेश हिमसेल्फ। एंटरटेनमेंट, जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, दे डिपेंड ऑन द मार्केट। और ये सेंट्रल जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है, जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है किसी भी शहर का, उस एरिया से नजदीक या दूर होते हैं, डिपेंडिंग वो किस टाइप की चीजें हैं। ठीक है। सो दिस वाज अप टू योर सर्विसेज। द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस विल बी पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज। अभी तक याद रखना डियर स्टूडेंट्स, दैट अभी तक हमने टर्शरी सेक्टर को समझा है कि टर्शरी सेक्टर यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज हैं क्या। अब इनमें जो लोग काम करते हैं ना, दैट इज द सेकंड थिंग, कि वो कौन लोग हैं, वो कैसे हैं, वो क्या काम करते हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर दिस चैप्टर। एंड देन इस क्वॉटरनरी और क्विनरी के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, विच विल बी इन पार्ट 2, वरना आप सो जाओगे। ओके, बाय बाय।